जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन के वर्तमान संबंधों पर। आइए देखते हैं। आप सभी को पता है कि इस दौर में पिछले 2 महीनों में मई और जून में भारत और चीन के जो संबंध हैं ये उतने अच्छे नहीं रहे हैं। और हमने 15 और 16 जून की मध्य रात्रि में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की झड़प के बारे में सुना और हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए। तो उसी संबंधों में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि भारत चीन के वर्तमान संबंध में ये कटुता क्यों है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं इस नक्शे की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ। आप इसको देखेंगे, ये भारत का नक्शा है। ये तिब्बत वाला इलाका है और आप सभी जानते हैं कि तिब्बत इस समय चीन के आधिपत्य में है। अब हम थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हैं कि जो चीन है इसकी जो कुल सीमा रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से लगती है। लद्दाख, क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, किंतु सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर के बाद ये अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो इससे छूता है। दूसरा, हमारी सीमा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से लगती है। तीसरा, थोड़ा नीचे आ जाएं, उत्तराखंड से हमारी सीमा चीन को छूती है। चौथा, सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। और कुल मिलाकर 3488 किलोमीटर की हमारी सीमा चीन के साथ लगती है। और भारत की सीमा जो 7 देशों के साथ में लगती है उसमें चीन के साथ हमारी सीमा दूसरी सबसे लंबी सीमा है। सर्वाधिक लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। स्वाभाविक सी बात है, चीन हमारा पड़ोसी है और इतनी लंबी सीमा होने के बाद कुछ थोड़े बहुत विवाद होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये विवाद क्यों हैं। देखते हैं। दरअसल इसको समझने के पहले हमको भारत चीन के संबंधों की थोड़ी ऐतिहासिकता पर जाना पड़ेगा, तो मैं उस पर आता हूं। भारत और चीन के संबंधों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, 1949 से लेकर 1954 तक के संबंध। मित्रों, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भारत 1947 में आजाद हुआ और चीन 1949 में, जब चीन 1949 में आजाद हुआ तो चीन में साम्यवादी सरकार आई और भारत पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने चीन को मान्यता प्रदान की। और इस टाइम पर भारत ने चीन का एक तरफा समर्थन किया। तो इस टाइम पर भारत और चीन के जो संबंध थे ये बड़े प्रगाढ़ हुआ करते थे। इसके बाद आते हैं 1954 से लेकर 1959 तक के भारत के रिश्ते। दोस्तों, ये वो समय था 1954 में, आप सभी को पता होगा, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। और पंचशील समझौते के बाद 1959 तक भारत और चीन के संबंध बड़े मधुर रहे। और इसी टाइम पर आपने एक नारा सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई, वो इसी दौर का है। किंतु 1959 के बाद भारत और चीन के संबंधों में खटास सी आई। तो उसके पीछे के कारण क्या थे, हम उसको एक लाइन में समझते हैं। ये जो तिब्बत है, चाइना ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया। तो जब चाइना ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया, तो सभी जानते हैं तिब्बत बौद्धों का क्षेत्र रहा है। तो बौद्धों के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा जी, वो धर्मशाला आ गए हिमाचल प्रदेश। और धर्मशाला आने के बाद उन्होंने भारत में शरण ली। ये चीन को रास नहीं आया और इसी वजह से चीन और भारत के संबंधों में कटुता आई। और इसी का परिणाम आप कह सकते हैं 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध से शुरू हुआ। 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ, हमारे पास उस समय उतनी क्षमता नहीं थी, भारत युद्ध हारा। और इस समय जब भारत युद्ध हारा तो इसी के दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हुए। और इन्हीं विवादों के पश्चात LAC जैसी समस्या, LAC जब बना तो LAC के बाद से वो समस्याएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं।
तो LAC को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मैं सिर्फ ऐतिहासिकता में एक छोटे स्तर पर बात कर रहा था कि भारत और चीन के संबंधों को हम इन स्तरों पर देख सकते हैं। और 1962 से लेकर 2020 तक भारत के संबंध में उतार चढ़ाव आते रहा है और आज वो दिखाई देता है। आइए अब हम बात करते हैं भारत और चीन के मध्य विवादों की मुख्य मदे क्या है, यानी कि विवाद किन किन चीजों को लेकर है, देखते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद केवल सीमा को लेकर नहीं है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, उन्हें देखिएगा। भारत और चीन के मध्य सबसे पहला विवाद है सीमा को लेकर। अब सीमा को लेकर जो विवाद है, इन पर एक छोटी सी बात हम करते हैं। जैसे सीमा को लेकर पहला विवाद जॉनसन लाइन को लेकर होता है। अबे जॉनसन लाइन क्या है, हम इस पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। सन 1865 में जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ पर शासन करती थी, तो एक जॉनसन लाइन इस क्षेत्र में खींची गई थी, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, और भारत इसको मान्यता प्रदान करता है। उसका कारण है, मैं इस नक्शे पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यह पूरी जॉनसन लाइन है। भारत इसको इसलिए मान्यता प्रदान करता है क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र में जॉनसन लाइन के तहत दिखाया गया। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं मैकर्टन मैकडोनाल्ड लाइन पर। तो मैकर्टन मैकडोनाल्ड लाइन ये 1899 में बनाई गई। ये भी ब्रिटिश हुकूमत की देन है। हम इसे मान्यता प्रदान नहीं करते, चीन इसे मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि ये जॉनसन लाइन के अंदर का हिस्सा है। ये तो ये जो हिस्सा है मैकर्टन मैकडोनाल्ड लाइन के अनुसार ये चीन का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली चीन इसको मान्यता प्रदान करेगा, भारत नहीं करेगा। तीसरी लाइन पर हम बात करते हैं LAC। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। 1962 के युद्ध के पश्चात जब दोनों देशों की सेनाएं एक साथ खड़ी थी, उसको लेकर एक सीमा बनी, तो वो ये LAC है जो हम मानते हैं। और ये ऑक्यूपाइड कश्मीर जो चाइना के अधिकार क्षेत्र में है, इसको हम मानते हैं, चाइना भी मानता है, लेकिन आए दिन इस क्षेत्र में विवाद होता रहता है। एक और लाइन की हम बात करेंगे, मैकमोहन रेखा। दोस्तों, ये 1914 में ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पर ही हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी और मुख्यतः ये अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आती है। हालांकि चीन इसको मान्यता प्रदान नहीं करता है। तो ये कुछ सीमा विवाद हमारे चीन के साथ हैं। पहला देखते हैं जॉनसन लाइन 1865 में खींची गई, इसको भारत मान्यता प्रदान करता है। मैकर्टन मैकडोनाल्ड 1899 में खींची गई, इसको चीन मान्यता प्रदान करता है। दोस्तों, एक निवेदन है, अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आ रही हों, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तीसरी लाइन LAC 1962 के युद्ध के पश्चात, इसी को लेकर विवाद होता है। और चौथा मैकमोहन रेखा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा सीमा विवाद भी है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी भारत और चीन के मध्य विवाद छिड़ा होता है। सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में बहते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत से प्रवेश करते हुए बांग्लादेश जाती है और गंगा के संगम के साथ ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों, हम ब्रह्मपुत्र नदी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र को लेकर भी विवाद होता है। उसके रीज़न समझिए। चाइना इस तिब्बत वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर लाहलो परियोजना का निर्माण कर रहा है और विशेषज्ञ इसे वाटर बॉम्ब का नाम भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक रन ऑफ रिवर परियोजना है, तो इसके बनने से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसको लेकर भी भारत का विवाद चलता है। तीसरा विवाद भारत और चीन के मध्य भारत को घेरने की नीति से है। अब ये भारत को घेरने की नीति क्या है, इसको मैं छोटा सा पॉइंट आउट करता हूं, उसको देखिएगा। पहली चीज, भारत कई सारी परियोजनाओं के माध्यम से, चीन कई सारी परियोजनाओं के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश करता है।
जिसमें जैसे वन बेल्ट वन रोड आपने सुना होगा, या इसे BRI भी कहा जाता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की माला, इसके माध्यम से भी चीन हमको घेरने की कोशिश करता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत हमको घेरने की कोशिश करता है। अब कैसे, उसको एक बात पे हम चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन भी स्थायी सदस्य है और चीन को वीटो पावर है। तो इसी का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े समूहों में भारत को ये पहुंचने नहीं देता। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, आज तक भारत इसका हिस्सा नहीं बन पाया है क्योंकि चीन की हटवादीता हमें यहां पर जाने से रोक रही है। जबकि भारत वासेनर अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया समूह और MTCR इनका हिस्सा बन चुका है, लेकिन NSG का हिस्सा नहीं बना, जबकि NSG भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्व के ज्यादातर देश संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों में भारत को शामिल करने के पक्षधर हैं, किंतु चीन इसमें हमेशा रोड़े अटकाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है। चौथे विवाद पर हम आते हैं। चाइना की एक पॉलिसी है टू ओशन पॉलिसी। अभी टू ओशन पॉलिसी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर आप चाइना को देखें तो चाइना प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं, ये भारत चाइना, तो जो दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा, वो कहता है कि इस पर उसका आधिपत्य है। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाता है। दूसरा, अब वो हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये टू ओशन पॉलिसी विवादों का हिस्सा रही है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है, यह हिंद महासागर का हिस्सा है, और अगर चाइना यहां पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक हित, भारत के सामरिक हित और रणनीतिक हित, राजनीतिक हित प्रभावित होंगे और यह भी एक विवाद का विषय बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत चाइना के मध्य तीसरा ट्रायंगल भी है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप समझिएगा बस। चीन और पाकिस्तान के संबंध किसी से छुपे नहीं है, बड़े मधुर संबंध हैं और ये दोनों ही पड़ोसी भारत को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे अशांति के दृष्टिकोण से हो, एक अलग विषय की बात करते हैं। तो भारत और चीन के मध्य सीमा के कुछ विवाद हैं, कुछ और विवादों पे हमने थोड़ी सी चर्चा की। इसके बाद में आता हूं मुद्दों पर। हमारा अक्सर विवाद ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर होता है, जो चीन ने कब्जा कर रखा है 1962 के बाद से। ये गलवान घाटी है, हाल ही में यहीं पर जो हिंसक झड़प देखी गई और इसी से भारत और चीन के मध्य 5 दशकों के अंदर सबसे भयानक तनाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। और यहीं पर जो झड़प हुई इसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। तो इस गलवान घाटी दरअसल एक नदी है, यहीं पर एक शोक नदी का भी प्रवेश होता है। तो इस क्षेत्र को लेकर विवाद क्यों है, अब हम इस पर आते हैं कि विवाद की जड़ क्या है, तो हम उस पर समझते हैं। आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी, पेगांग तसो झील, इसके नीचे एक हिस्सा हमारा है डेमचोक। हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में क्या है। दरअसल पेगांग तसो झील जो है, पेगांग तसो झील में 8 फिंगर्स बने हुए हैं। 8 फिंगर्स ऐसी आकृतियां हैं और 8 फिंगर्स में 4 फिंगर्स भारत के अधिकार क्षेत्र में है और 4 फिंगर चीन के अधिकार क्षेत्र में है। इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसका लगभग 2/3 हिस्सा चाइना के अधिकार में आता है और 1/3 हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये प्रारंभिक 4 फिंगर्स पर भारत का अधिकार है, ये अंतिम 4 फिंगर्स पर चीन का अधिकार है। और चीन ने इस क्षेत्र में रेलवे, वायु सेवाएं, सड़क सेवाएं स्थापित कर चुकी है। हालांकि भारत अभी तक ये नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे पास उस समय संसाधनों की कमी थी, लेकिन अब भारत इस ओर बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में चीन ने ये जो 5वां पिलर है
यहां से लेकर चौथे पिलर तक भी सड़क बनाने का काम शुरू किया है। तो ये विवाद की स्थिति है। अब चीन क्यों भारत के साथ विवादों में उलझना चाहता है, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, दरअसल यहीं पर एक क्षेत्र है दौलत बेग ओल्डी, डीओबी के नाम से हम इसको जानते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दौलत बेग ओल्डी। इसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे ये सियाचिन ग्लेशियर वाला हिस्सा है, इसके नीचे यहां पर दौलत बेग ओल्डी है। तो दौलत बेग ओल्डी में भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा बना लिया है। यहां पर हमारी वायु सेवाएं हैं, C-37 ग्लोब मास्टर जैसे विमान हम यहां से उड़ाने भर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, चाइना को यहां पर असहज महसूस हो रहा है कि भारत ने यहां पर सड़क बना ली है, यहां पर वायु सेवाएं शुरू कर ली है। दूसरी बात, भारत सड़क भी बना रहा है, डीओबी श्योक सड़क, दौलत बेग ओल्डी श्योक सड़क। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हमने इस क्षेत्र में लगभग 61 सड़कों के निर्माण की बात की थी और उस पर हम 75% काम पूरा कर चुके हैं। तो भारत इस क्षेत्र में अपनी आधारिक संरचनाओं को मजबूत कर रहा है और यही कारण है चाइना को यह लगता है कि भारत अगर इस क्षेत्र में अपनी आधारिक संरचनाओं को मजबूत करेगा तो कहीं ना कहीं चाइना के हितों में, चाइना के साथ हमारे हित टकराएंगे और इसी वजह से वो आए दिन इस क्षेत्र में विवादों को जन्म देता है और घुसपैठ करता रहता है। तो ये मुख्य कारण है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी संरचनाओं को बढ़ा रहा है, इसी वजह से चाइना के साथ हमारे विवादों की उत्पत्ति हो रही है। आगे की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि इस समय विवादों की मुख्य स्थिति क्यों आई है। तो मैंने आपको बताया कि आधारभूत संरचना की वजह से विवाद हो रहे हैं। दूसरी बात समझते हैं, दरअसल चीन वन बेल्ट वन रोड या BRI इनिशिएटिव भी बना रहा है, भारत को घेरने की नीति। विवादों की एक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि चाइना की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स और इसके तहत भारत को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। जैसे बांग्लादेश की चिटगांव बंदरगाह को चाइना ने अधिग्रहित कर लिया है, उसका डेवलपमेंट कर रहा है। अगर आप म्यांमार पे आए तो म्यांमार के सितवे बंदरगाह और कोको बंदरगाह को विकसित कर रहा है। अगर आप श्रीलंका पे आएंगे तो हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 सालों के लिए लीज पर लेकर विकसित कर रहा है। इसके बाद मालदीव में सैनिक अड्डे स्थापित कर चुका है और सभी को पता है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का संचालन चाइना कर रहा है। तो हिंद महासागर में यह इस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहा जाता है। हालांकि भारत ने भी इसके लिए कदम उठाए हैं, जैसे हमने ईरान पे चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है। अगर आप अफ्रीका पे आए तो चीन का सैनिक अड्डा जिबूती में है, यहीं पर सेशेल्स द्वीप पर भारत सैनिक अड्डा अपना बना रहा है। तो भारत भी इसके प्रत्युत्तर में काम कर रहा है। दूसरे पार्ट पे आते हैं, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, या इसी को BRI भी कहा जाता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये दरअसल है क्या, हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। दरअसल सभी को पता है कि चाइना रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और प्राचीन समय से रेशम का उत्पादन करता है और प्राचीन समय में चाइना रेशम को उत्पादित करके ये निर्यात करता था पूरे यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक। इसको रेशम मार्ग कहते थे। भारत में जब कुषाणों का शासन आया तो कनिष्क ने इस पर अपना अधिकार भी जमाया था। रेशम मार्ग पर अपना अधिकार करने वाला भारत का पहला शासक बना था। तो अब इसी को चाइना पुनर्जीवित कर रहा है और इसके तहत वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसके तहत वो यूरोप तक, अफ्रीका तक, भूमध्य सागर तक वो अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। तो आप कहेंगे कि भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है तो इससे क्या होगा कि हम इस क्षेत्र में स्थलीय भाग से घिर जाएंगे और इस क्षेत्र में हम समुद्री भाग से भी घिरे हुए हैं। इसके पश्चात ये वन बेल्ट वन रोड का ही एक पार्ट मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, यहां से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जा रहा है जो भारत की संप्रभुता को कम कर, भारत की संप्रभुता पर असर डालता है। इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। इस वजह से चीन कहीं ना कहीं भारत के साथ ये झड़पों को अंजाम देता है ताकि वो भारत पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर पाए। 2017 में
जब बीआरआई की पहली बैठक हुई, 2 ही बैठक अभी तक हुई हैं, तो 2017 में जब बीआरआई की बैठक हुई, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, विरोध किया। तब आपको पता होगा कि भारत और चीन के मध्य डोकलाम को लेकर विवाद शुरू हो गया था। 2019 में बीआरआई की दूसरी बैठक हुई, भारत ने इसका विरोध किया। तो अब हम इसको गौलान घाटी के विवाद के रूप में देख रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि 1962 के युद्ध का एक प्रमुख क्षेत्र गौलान घाटी रहा है। अब आगे की बात करते हैं। तो भारत और चीन के बीच विवादों का एक हिस्सा क्या है? भारत के सैन्य प्रमुख ने कहा था कि चीन हथेली की नीति को लेकर चलता है। हथेली की नीति का मतलब क्या है, मैं आपको वो समझा देता हूं। हथेली का अर्थ यहां पर है तिब्बत से। चीन तिब्बत को हथेली मानता है और इसकी 5 उंगलियां हैं। लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अर्थात चीन का यह मानना है कि यह क्षेत्र में उसका अधिकार होना चाहिए। इसको हथेली नीति भी कहते हैं। दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। चीन एक और चीज करता है, सलामी स्लाइस। सलामी स्लाइस का मतलब क्या है उसको समझते हैं। दरअसल हिमालय के क्षेत्र में चीन सलामी स्लाइस करने की कोशिश करता है। अभी सलामी स्लाइस क्या है? इसका मतलब होता है पहले किसी क्षेत्र, देखो चीन अगर अचानक से किसी देश पर हमला करेगा तो इंटरनेशनल स्तर पर विश्व युद्ध की स्थितियां निर्मित होंगी, चीन को विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चीन क्या करता है, किसी भी क्षेत्र को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। पहले इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में वो जाता रहा। इसके बाद अंदर आएगा, फिर अंदर जाएगा। तो इसको सलामी स्लाइस की नीति कहा जाता है और ये चीन अपनाता है। तो लद्दाख, गौलान घाटी इसी सलामी स्लाइस का एक हिस्सा माना जा सकता है, जिस पर वो अब अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले अगर आप आएंगे तो सिक्किम में नाकुला दर्रे को लेकर भी अपना अधिकार जता चुका है। अरुणाचल प्रदेश को चीन कभी कभी अपने नक्शे में दिखाता है और कहता है कि ये भी हमारा हिस्सा है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये चीन भारत के काफी सारे हिस्सों को अपना बताने की कोशिश करता है और समय समय पर वो भारत के साथ घुसपैठ करके झड़प को अंजाम देता है। हालांकि 1967 के बाद ये 2020 में पहली बार इतनी हिंसक झड़प भारत और चीन के सैनिकों के मध्य हुई। अब यहाँ पर आते हैं, गोलान घाटी पर विवाद का एक और कारण हो सकता है। गोलान घाटी अक्साई चीन में आती है और ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन उस पर अपना अधिकार जताता है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही भारत के मौसम विभाग ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मौसम की जानकारी देना शुरू कर दी थी। तब चीन का आधिकारिक बयान था कि अक्साई चीन पर भी भारत मौसम की जानकारी देना ना शुरू कर दे। तो ये एक विषय हो सकता है कि भाई चीन को लग रहा होगा कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा, भारत अक्साई चीन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से काम करता रहता है। तीसरी चीज, मुद्दों से भटकाने की बातें भी हो सकती हैं, पर हम उस पर नहीं आएंगे। हाँ, अब गोलान घाटी में आपको ये पता होना चाहिए कि अक्साई चीन का हिस्सा है। पेगांग तसो को लेकर भी हमारा विवाद है, डेमचोक को लेकर भी हमारा विवाद होते रहता है। अंतिम में 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन भारत के साथ वर्तमान मतभेद को क्यों बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा होगा। दरअसल कोविड-19 सभी को पता है और विश्व स्तर पर यह बात की जा रही है कि चाइना ने इन आंकड़ों को छुपाया, इसलिए पूरे विश्व में आज इस महामारी से हम लड़ रहे हैं। दरअसल इस समय WHO के चेयरमैन पद पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी पदस्थ हैं और कहीं ना कहीं ये जांच में पूरे विश्व का सपोर्ट करेगा और अगर आंकड़े छुपाए गए हैं तो चीन की स्थिति सामने आएगी। हो सकता है इस वजह से विवाद की स्थिति हो। दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत के बाद भारत में एक स्वदेशी अपनाओ की मुहिम चल पड़ी है। हो सकता है कि इससे चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। और कल की ही घटनाएं हैं कि भारत सरकार ने MTNL और BSNL में चीनी उपकरणों को, चीनी तकनीकों को अपनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आर्थिक बहिष्कार के कारण भी हो सकता है चीन के वैचारिक मतभेद उभरे हों और इन विवादों को जन्म दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम चीन और भारत संबंधों की बात करें तो एक बहुत विस्तार में है। इसको 1-2 घंटे में समेट पाना मुश्किल होगा। तो
हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इन पर हम चर्चा करें। बस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किए हैं। अगर आपको ये वीडियो इस फैक्ट समझ आए हो या पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, उन्हें अवॉइड कीजिएगा और जो डाटा है उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावनाएं 100% है। धन्यवाद।